तो नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार वॉरियर्स कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। कंपटीशन क्लासेस में जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होता है कि हमारे लिए ज्योग्राफी एक कितना ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको भारत के बारे में ज्योग्राफी में या हिंदी में बोल सकते हैं भूगोल में एक आपको अच्छा कंटेंट बताएंगे और बेहतरीन नदियों के बारे में समझाएंगे। उसमें भी भारत का एक पार्ट आपको अच्छे तरीके से हम आज भारत की नदियां, जिसमें उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में डिटेल में बाकायदा मैप पे समझा के हम आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे कंपटीशन के लिए ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और उसी के आधार पर आज भारत की नदियां एक चैप्टर चालू होगा। और भारत की नदियों में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे आज उत्तर भारत की जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो भारत की नदियां कितनी ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिंचाई के लिए और बहुत सारे संसाधनों के लिए। वो नदियां कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं वो आपको बताएंगे। और भारत की नदियों में, वैसे तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अपने पूरे भारत में लगभग 4000 से ज्यादा नदियां बहती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसमें लगभग 113 या 14 नदियां ऐसी हैं जो भारत में 45% पानी प्रवाह तंत्र के माध्यम से भारत में बहता है, उन नदियों के माध्यम से पहुंचता है। और जिसमें से आपको पता होगा भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक है हिमालयी नदियां और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो हिमालयी नदियां होती हैं उनमें पानी जो है हमेशा 12 महीने आता रहता है, कंटिन्यू पानी रहता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें मौसम के आधार पर उनको मौसमी नदियां बोला जाता है, और मौसमी नदियों में पानी लिमिटेड रहता है या कम मात्रा में हो जाता है, मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। लेकिन हिमालयी नदियों में ऐसा नहीं होता है। हिमालयी नदियों में 12 महीने पानी आता है और उसके आधार पर निरंतर उसमें पानी बहता रहता है, और वो हमारी सिंचाई के लिए, हर तरीके से मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और हिमालयी नदियों में आपको पता होगा कि 3 नदियां तंत्र हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उन 3 नदी तंत्रों से ही हमारे उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें पानी बहता है। एक नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, दूसरा नदी तंत्र है सिंध नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र ऐसे हैं, इनसे बहुत सारी सहायक नदियां निकलती हैं, उनके द्वारा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में पानी प्रवाहित होता है। और कई सारे ऐसे राज्य भी हैं इन नदियों से, इनकी सहायक जो नदियां हैं उनसे प्रभावित भी रहते हैं हम लोग, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है। बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, कोसी नदी। उसके द्वारा वहां काफी सारा नुकसान होता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है वो नदियां, और काफी उपयोगी भी हैं। तो आपको याद रखना है 3 नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि ये कहां से निकलती हैं, कहां तक जाती हैं और किधर गिरती हैं, भारत के किस हिस्से में गिरती हैं, वो मैप के माध्यम से अब आज आपको बता। ये भारत का नक्शा है जिसको आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस भारत के नक्शे में इसको क्या बोलते हैं, ये उत्तर दिशा है भारत की, उत्तर दिशा, क्लियर। और ये जो है इसको पूर्व बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ये है, और ये इसको बोलते हैं दक्षिण। अब अच्छा, इसको अगर 2 पार्टों में बांट दें इस तरीके से, इसके नीचे वाले हिस्से को आप देखेंगे तो भारत के इस हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, और इसको उत्तर भारत, या इसके ऊपर वाला पूर्वी हिस्सा या पश्चिमी हिस्सा जो आपको दिखता है भारत के नक्शे में, ये ऊपर उत्तर भारत की नदियां यहीं से निकलती हैं। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो हिमालय का क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं हिमालयी नदियां। इसी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे आज। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो एक अलग पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको केवल आज उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में ही बताया जाएगा, या इनको और एक नाम से जानते हैं आप लोग, याद रखना, इन्हीं को हम हिमालयी नदियां भी बोलते हैं। हिमालयी नदियां जो हैं
इन्हीं को बोला जाता है। इनसे 3 तंत्र हैं, एक गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें से पहला पार्ट आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो भारत के बाहर से निकलने वाली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, लेकिन वो भारत में प्रवेश करके दूसरे दूसरे देशों में कैसे पहुंचती हैं, तक जाती हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर हम बताएंगे आपको गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो तंत्र है इसके बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र में हमने एक चार्ट बनाया है नीचे, उसको आपको बहुत ही आसानी से और सिंपल भाषा में समझना है और अच्छे से आप अगर कॉपी पेन रखेंगे अपने पास आसानी से नोट भी कर सकते हैं उनको। पहले आप उनको समझिए फिर उनको नोट कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो भारत में 3 पवित्र स्थल हैं और वो तीनों पवित्र स्थल जो हैं वो उत्तराखंड राज्य, भारत का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन एक राज्य है, ऐसा राज्य जिससे कई सारी नदियां निकलती हैं। तो आपका जो एक पवित्र स्थल है ये उत्तराखंड में है, ये तीनों पवित्र स्थल, और उस पवित्र स्थल से 3 नदियां निकलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नदियां। उनमें पहले एक, अच्छा इस उत्तराखंड में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, और वो हिमनद होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आगे क्लास में बताए जाएंगे। लेकिन आपको अभी देखिए कि जो ग्लेशियर हैं उनसे जो पानी बह के आता है वो पानी, बर्फ का पिघलता हुआ जो भाग है वो पानी के रूप में बहकर धीरे धीरे घाटी नुमा एक रास्ता बना लेता है, उनसे नदियां निकलती हैं और वो नदियां ही आपस में जुड़ के विशाल रूप ले लेती हैं और वही पूरा एक नदी तंत्र बन जाता है। अब इसमें पहला एक पार्ट है पवित्र नदी स्थल में गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। आपको याद होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, उसको बोलते हैं भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, क्लियर। और एक दूसरा पवित्र स्थल है केदारनाथ ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ते हैं, आपको पता होगा। और केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। और तीसरा पवित्र स्थल है सतोपत ग्लेशियर जिसको बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी हम जानते हैं, वहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा नदी। अब ये 3 नदियां जो हैं आगे चलकर कितनी सारी नदियों को मिलाती हैं, उनसे क्या चीज, कौन, जहां ये नदियां मिलती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताते हैं। अच्छा, जो भागीरथी नदी है वो यहां से निकलती हुई और आगे चलकर जो अलकनंदा नदी है वो सीधा स्टेट जो जाती है उसमें जाके मिल जाती है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर सतोपत ग्लेशियर की एक जो नदी है अलकनंदा नदी, उसमें जाके मिल जाती है। अच्छा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो मिलन स्थल है जहां ये नदियां मिलती हैं, बस उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा इन्हीं से बनते हैं आपके एग्जाम में आने वाली जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां पर मिलती है उनके मिलन बिंदु को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यही ऐसा एक देव प्रयाग है जहां ये नदियां मिलती हैं और बड़ा एक विशाल तंत्र बनाती हैं जिसको हम गंगा नदी तंत्र बोलते हैं। जहां ये नदियां मिलती हैं देव प्रयाग में, इसके मिलन बिंदु से ही एक विशाल नदी उत्पन्न होती है जिसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल देव प्रयाग कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक जो मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा में, ध्यान रखना, मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा नदी में मिलती है। यहां से लेकर यहां तक जो इसका मिलन स्थान है इसको रुद्रप्रयाग से नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी है, ये दोनों नदियों का मिलन स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अब अलकनंदा नदी जो स्टेट बहती है इसमें भी पूर्व दिशा से कई सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां मिलकर यहाँ पर मिलन स्थान है उनके, उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। छोटी छोटी जो नदियां हैं अलकनंदा की सहायक नदियां, उनसे भी कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 4 जो मिलन स्थान हैं इनको भी कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम है इनके। ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा नदी में एक धौली गंगा नाम की एक नदी मिलती है और उसके मिलन बिंदु को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है।
विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी अलकनंदा नदी में मिलने वाली एक नंदाकिनी नदी है, जिसको नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। इन प्रयागों के आपको नाम याद रखने हैं, कहां पर मिलते हैं, किस नदी से ये मिलकर ये प्रयाग बनाते हैं। क्लियर। तीसरा है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है वो मिलती है अलकनंदा नदी में और एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जितने भी प्रयाग हैं वो आपको मैंने बताए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पवित्र स्थल है 3, वो तीनों उत्तराखंड में पड़ते हैं और उन उत्तराखंड से निकलने वाले 3 ग्लेशियर हैं, जिनको एक गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। वहां से 3 नदियां निकलती हैं, भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। और ये तीनों नदियां जहां अलग अलग रूप में मिलती हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर। देव प्रयाग आपको जरूर याद रखना है, ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट देव प्रयाग है, जहां से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल है, जिसको देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ये चीज हमने आपको समझाई। अच्छा, इस हिमालयी नदियों में 3 नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र। उसकी एक सहायक नदी है, आपने सुन रखी होगी, सतलज नदी। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी भारत के बाहर से निकलने वाली 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो भारत में प्रवेश करने के बाद बहुत सारा पानी प्रवाहित करती हैं। उससे हमारे जीवन में जल संसाधन की जितनी भी कमियां हैं उनकी पूर्ति होती है। आप याद रखिएगा कि 3 नदियां भारत के बाहर से निकलती हैं, जिसको आपको समझना है। मैप के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि भारत के बाहर से तिब्बत, एक ऐसा देश, भारत के बिल्कुल सटा हुआ पड़ोसी देश तिब्बत, यहां से 3 नदियां निकलती हैं, जिसको आपको याद रखना है। एक सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है सतलज नदी। ये 3 नदियां ये भारत के बाहर एक पड़ोसी देश है तिब्बत, वहां से निकलती हैं। और इन नदियों का निकलने का जो स्थान है उनको किस नाम से जाना जाता है, और वो नदी किधर बहती हैं और कहां तक जाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताते हैं मैप के माध्यम से। पहले आप याद रखिएगा कि तिब्बत से निकलने वाली 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी जो है वो एक ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में, सनोख्या बाब ग्लेशियर। सनोख्या बाब ग्लेशियर जो एक हिमनद है, और वो जस्ट आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट झील पढ़ रखी होगी, जिसको हम जानते हैं मान सरोवर झील। मान सरोवर झील। अच्छा, ये झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि मान सरोवर झील। इस मान सरोवर झील के थोड़ा सा ऊपर से, ऊपरी हिस्से से एक सनोख्या बाब ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। बहुत ही लंबी नदी है ये, और ये सीधा भारत से होती हुई तिब्बत से निकलती है, 3 राज्यों से होकर बहती है आपको, और 3 देशों से होकर बहती है। आपको याद रखना है कि एक पहला प्रवेश जहां से ये एंट्री करती है, जहां से स्टार्ट होती है, जहां से उद्गम स्थल है इसको, वहां तिब्बत से निकलकर ये भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करती हुई सीधा ये एक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी, अच्छा, इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है, क्योंकि आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको वो याद रखने हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। वैसे तो सिंधु नदी की जो क्लियर लंबाई है वो 2880 किलोमीटर मानी जाती है। कुछ लोगों का या फिर कुछ किताबों में थोड़ा सा अलग अलग भी दिया रहता है, इसमें थोड़ा, अब कई बार तो ये विषय बन जाता है कि 3100 किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। आप इतना याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। आप याद रखिएगा 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है इस सिंधु नदी की, जो सनोख्या बाब ग्लेशियर से निकलती है और सीधा पाक। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और वो ग्लेशियर बिल्कुल मानसरोवर झील के समीप है। आपको याद रखना है, मानसरोवर झील के समीप एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहां से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ग्लेशियर कहां पड़ता है? तिब्बत में। और ये भी भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है भारत के सबसे पूर्वी राज्य
अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। और यहीं पर जहां से ये प्रवेश करती है, इसी के पास आपको याद रखना है कि यहां से प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में, और यहां से होती हुई फिर असम में, असम से और ये सीधा इधर चली जाती है। ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है तिब्बत में, और वहां एक झील है मानसरोवर, उसके समीप से निकलती है, और इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि अब ये 2900 किलोमीटर है तो पूरा तो भारत में बहती नहीं है, क्योंकि तिब्बत से होती हुई ये प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है कि तिब्बत से होती हुई ये भारत में जो बहती है, क्योंकि भारत के ज्यादातर राज्यों में ये नहीं बहती, भारत के पूर्वी राज्यों से होती हुई देश असम से सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, वहां से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना है आपको। तो यहां से निकलती हुई भारत में इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 1000 या फिर 916 किलोमीटर, एग्जैक्ट कभी क्वेश्चन आ जाए तो 916 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई जो है वो भारत में बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद वहां से सीधी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और तीसरी एक नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, जिसको हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। अब सतलज नदी जो है वो कहां से निकलती है? तो अच्छा, मानसरोवर झील के नीचे एक झील पड़ती है जिसको हम राकस ताल झील के नाम से जानते हैं। अच्छा, राकस ताल झील के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको राक्षस ताल के नाम से भी बोल सकते हैं या कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि राकस ताल झील से एक नदी निकलती है जिसको हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी कुल लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा उसका भारत में बहते हुए ये सीधा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, यहां से निकलती हुई सीधा प्रवेश करती है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अच्छा, ये यहां से प्रवेश जब करती है तो ये प्रवेश इसका जो स्थल है यहां से प्रवेश भारत में करेगी, वो हिमाचल प्रदेश से होती हुई जाती है। आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है और वहां से सीधा एक प्रमुख नदी बहती है सिंधु नदी, उसमें जाके मिल जाती है ये सतलज नदी। तो अच्छा, आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के बाहर से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां बताओ, तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैप पे कि 3 भारत की प्रमुख नदियां हैं, कहां से निकलती हैं। और याद रखना है, जो सिंधु नदी है सीधा उसका जो मिलन है या फिर जो जहां गिरती है, मुहाना बोल सकते हैं जिसको, वो मुहाना बनाती है अरब सागर में। ये आपको याद रखना है, अरब सागर में, पाकिस्तान से होती हुई सीधा अरब सागर में गिरती है। और याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना कहां बनाती है या सिंधु नदी अपना मुहाना कहां बनाती है। अच्छा, तीसरा एक और क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी एक मुख्य जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है सतलज नदी, जो तिब्बत से निकलती है, राकस ताल झील से निकलती है। क्लियर? इतना आपको अच्छे से उम्मीद है कि आज अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब एक अंतिम नदी बची है जिसको हम बहुत ही काफी लगभग एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आपको समझाए दे रहे हैं कि ये नदी जो है ये उत्तराखंड क्षेत्र से निकलती है और उत्तराखंड से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसको हम जानते हैं गंगा नदी। गंगा नदी, अच्छा, गंगा नदी मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी है और अलकनंदा जो नदी है, इन दोनों के मिलन बिंदु को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वैसे मैप में आप यहां देखिए कि ये जो उत्तराखंड है, इनका एक अलकनंदा नदी और दूसरी है भागीरथी नदी, इन दोनों का मिलन स्थान जो है जिसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, देवप्रयाग, बस यहीं से जो मिलन बिंदु का विशाल जो जल तंत्र है उसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब ये गंगा नदी जो है वो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और ये भारत के 5 राज्यों से होती हुई कहां पहुंचती है? खाड़ी में। अच्छा, इसके बीच में कौन से 5 राज्य आते हैं आपको याद रखने हैं।
एक तो ये उत्तराखंड से निकलती है और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश से होती हुई ये कहां जाती है, सीधा बिहार। अच्छा, बिहार के बाद थोड़ा सा इसका एक कटा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं झारखंड। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंतिम जो 5वां राज्य है जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर बहती हुई सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई भी कभी कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है इसलिए, लेकिन तब भी आप याद रखिएगा इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हमने आपको जितनी भी हिमालयी नदियां पढ़ाई हैं उससे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और आप उसका अध्ययन करते रहिएगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।